दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही बढ़िया फिलिपिनो हॉरर एंथोलॉजी फिल्म जिसका नाम है रैबिड। दोस्तों मूवी में हमें 4 डरावनी कहानियों को दिखाया गया है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये मूवी फिलीपींस में इतनी ज़्यादा हिट हुई थी कि इस मूवी को नेटफ्लिक्स वालों ने एक सीरीज़ में बदलकर अपलोड कर दिया। और इसका मतलब आज मैं एक हॉरर मूवी के साथ ही साथ एक सीरीज़ को भी एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि दोनों में ही कोई भी डिफरेंस नहीं है। रैबिट मूवी को IMDb ने 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना क्योंकि आज की इस वीडियो में हम रैबिट मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है पहली कहानी के साथ जिसका नाम है बैड लक इज अ बिच। कहानी की शुरुआत में हम मेटा नाम की एक औरत को देखते हैं जिसके घर के सामने लोला नाम की एक भिखारन आती है खाना मांगने के लिए। लोला के पास एक गत्ते पे लिखा हुआ था कि लोला का बेटा कोरोना से मर गया है और लोला अब बिल्कुल बेसहारा है। लोला की हालत पे मेट्टा को तरस आ जाता है और मेट्टा लोला को घर के अंदर ले जाकर खाना खिलाती है। लोला बड़े ही क्रीपी तरीके से खाना खाती है और फिर वहां पे आती है मेट्टा की बेटी लिजी जिसे लोला को देखकर ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। इसके बाद मेट्टा का पति कार्लो भी लोला से मिलता है और वो भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। खाने के बाद लोला बर्तन धोने लगती है पर मेट्टा उसे मना करती है। पर इस सीन में हमें पता चलता है कि सब लोगों को ये लग रहा है कि लोला ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। अब खातिरदारी करने के बाद मेट्टा लोला को बाहर छोड़ने जाती है पर लोला घर से नहीं जाना चाहती थी। लोला मेट्टा के सामने ही गिर जाती है और मेट्टा लोला को वापस घर के अंदर ले जाती है। मेट्टा अब लोला को नौकरानी की जॉब पर रख लेती है पर कार्लो और लिजी दोनों ही लोला पे शक कर रहे थे। लोला बड़े ही क्रीपी तरीके से अब पूरे घर में घूमने लगती है और उसे घर के अंदर अच्छा लग रहा था। अब अगली सुबह लोला सब लोगों के लिए नाश्ता बनाती है और वो नाश्ता सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सब लोग नाश्ता करते हैं पर लिजी को लग रहा था कि खाने में जहर है। मेट्टा लिजी को नौटंकी करने से मना करती है और लिजी को भी लोला का खाना खाना पड़ जाता है। इस सीन में हमें लिजी के बॉयफ्रेंड के बारे में पता चलता है जिसका नाम है डेक्स्टर और वो एक साइकिक है। अगले सीन में लिजी डेक्स्टर से ही बात करती है और वो डेक्स्टर को अजीब लोला के बारे में सब कुछ बता देती है। हम देखते हैं कि लिजी को लोला की मौजूदगी से डर लग रहा है और फिर डेक्स्टर बोलता है कि वो उसे एक ऐसा चार्म देगा जिसे पहनने पर लिजी को पता चल जाएगा कि लोला खतरनाक है या फिर नहीं। अब इसके बाद आधी रात को लिजी टॉयलेट करने के लिए उठती है पर उसे लिविंग रूम से शोर सुनाई देता है। लिजी अब लिविंग रूम में जाकर चेक करती है और उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि लोला नेकेड होकर नाच रही थी। लोला ने हर जगह रिचुअल वाला सामान रखा हुआ था और ये बात अब साफ हो जाती है कि लोला एक डायन है। लोला लिजी को भी अब देख लेती है और लिजी तुरंत ही डर कर अपने कमरे में भाग जाती है। दरवाज़ा लॉक करके लिजी फ़ोन लगाती है मेट्टा को और उसे सब कुछ बता देती है पर मेट्टा को कुछ भी समझ नहीं आता और वो फ़ोन को कार्लो को दे देती है। कार्लो लिजी से बात करने के बाद बाहर चेक करने के लिए जाता है और फिर वो लिजी के कमरे में चले जाता है पर लोला को पता चल जाता है कि उसका भांडा फूट गया है। अब अगले सीन में लोला पे पूरी फैमिली गुस्सा करने लगती है और लोला सबको बड़े ही क्रीपी सैड तरीके से घूरती है। कार्लो लोला को घर से निकलने के लिए बोलता है पर अब लोला हंसती है और स्टाइल से सबके सामने बैठ जाती है। लोला बोलती है कि वो इस घर से नहीं जाने वाली क्योंकि उसे ये घर अब अच्छा लगने लगा है। गुस्से में कार्लो खड़ा हो जाता है पर तभी लोला अपने मुंह से कुछ चटकारे जैसी आवाज निकालती है और उस आवाज को सुनते ही कार्लो शांत हो जाता है। लोला सब लोगों को वापस सोने जाने के लिए बोलती है और हम लोग देखते हैं कि लोला ने अपनी उस अजीब आवाज से सब लोगों को वश में कर लिया है और सब लोग अब लोला के कहने पे सोने के लिए चले जाते हैं। सीन अगले दिन के खाने के टाइम पे शिफ्ट होता है जहां पर लिजी और मेट्टा को मजबूरन खाना खाना पड़ता है। वो डायन किसी को भी चेयर से उठने नहीं देती, लिजी को वो खाना खाने नहीं देती और वो कार्लो और मेट्टा के बीच में लड़ाई करा देती है। मेट्टा जानवरों की तरह खाना खाने लगती है और लोला ये सब मजे से देखती है। वो डायन और ज्यादा घर में लड़ाई करवा देती है और अब लिजी फोन करती है डेक्स्टर को पर इससे पहले लिजी कुछ भी बोल पाती डायन वहां पे आके लिजी को डेक्स्टर से ब्रेकअप करने पे मजबूर कर देती है।
वो डायन इसके बाद लिजी को पागल सा कर देती है और मेटा और कार्लो को बिल्कुल शांत कर देती है। वो पूरे घर में अपना राज चलाती है और अमीरों की तरह रहने लगती है। लिजी धीरे धीरे और ज्यादा पागल हो जाती है और उसके मम्मी पापा बिल्कुल पुतलों जैसा बिहेव करने लगते हैं। अब एक शाम को लोला अपने पास्ट के बारे में बताती है और हमें पता चलता है कि वो एक नदी के किनारे रहती थी जहाँ पे प्रॉबेबली वो शैतान की पूजा करती होगी। अब एक रात को मेटा और कार्लो अपनी लड़ाई सुलझा लेते हैं, पर तभी वहां पे डायन आ जाती है और उन दोनों का मजाक उड़ाने लगती है। कार्लो अब डायन को बोलता है कि वो घर का सारा सामान ले जाए पर उसकी फैमिली को अकेला छोड़ दे। इस बात के जवाब में डायन वहीं पे चटकारे वाली आवाज निकालती है और कार्लो को अपना सर दीवार में मारने के लिए बोलती है। कार्लो अब अपना सर दीवार में बार बार मारने लगता है और मेटा उसे रोक नहीं पाती और फिर डायन मेटा को उसके सर को रेलिंग में मारने पे मजबूर कर देती है, जिससे दोनों का ही सर बुरी तरीके से फूट जाता है। अब अगले दिन लिजी के लिए डिलीवरी आती है और मेटा डिलीवरी गाय से मदद मांगती है, पर डायन उसे रोक देती है। मेटा अब डिलीवरी लेके लिजी के पास जाती है जो पूरी तरीके से सदमे में थी। मेटा लिजी को किसी तरह होश में लाती है और वो डायन को शक भी नहीं होने देती। डायन जब कमरे से दूर चली जाती है तो मेटा और लिजी प्लान बनाते हैं लिजी को घर से भगाने का। हमें यह भी पता चलता है कि जो डिलीवरी थी वो डेक्स्टर की तरफ से थी, जिसने लिजी के लिए वही चार्म भेजा था। अब नेक्स्ट सीन में मेटा डायन को ऑनलाइन शॉपिंग में फंसा कर रखती है और इतनी देर में लिजी घर से भाग जाती है। लिजी के जाते ही दूसरी तरफ से डेक्स्टर लिजी से मिलने के लिए आ जाता है और वो घर की घंटी बजाता है। वो डायन अब दरवाजा खोलने जाती है और पीछे से मेटा एक कांच की बोतल को डायन को मारने के लिए लाती है, पर डायन पहले ही मेटा को देख लेती है। डायन मेटा को वो बोतल अपने ही सर पे मारने के लिए बोलती है और फिर डायन जाती है डेक्स्टर से मिलने के लिए। डेक्स्टर डायन से लिजी के बारे में पूछता है, पर डायन अपनी चटकारे वाली आवाज निकालती है और डेक्स्टर को वापस जाने के लिए बोलती है। डेक्स्टर पे डायन के जादू का कोई भी असर नहीं होता और वो गेट खोल के अंदर आ जाता है, जिससे डायन समझ जाती है कि डेक्स्टर कोई मामूली लड़का नहीं है। डायन अब डेक्स्टर को घर में लेके आती है जहाँ पे डेक्स्टर को लिजी के मम्मी पापा बेहोश मिलते हैं। वो डायन अब डेक्स्टर को लड़ाई के लिए चैलेंज करती है और डेक्स्टर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और दूसरी तरफ लिजी दो अनजान लोगों को मदद के लिए रोक लेती है। अब लड़ाई में डेक्स्टर और डायन एक दूसरे को एक के बाद एक झटके देते हैं, पर डायन डेक्स्टर के हमले को मिएट्टे और कार्लो पे भेज देती है। वो डायन डेक्स्टर का ध्यान भटकाकर उस पे हावी हो जाती है और तभी घर में लिजी मदद के साथ पहुंच जाती है। डायन तुरंत ही चटकारे वाली आवाज से लिजी के साथ वाले लोगों को वश में करके वापस घर भेज देती है और अब डायन के साथ बचती है अकेली लिजी। डायन अब लिजी को बोलती है अपने पेरेंट्स को चाटे मारने के लिए और लिजी बिल्कुल वैसा ही करती है, पर असल में लिजी डायन के वश में नहीं थी क्योंकि उसने प्रोटेक्शन चार्म पहन रखा था। वो डायन अब लिजी से चाकू मंगाती है और मेट्टे और कार्लो को मारने के लिए बोलती है। डायन बोलती है कि पहले अपने मम्मी पापा को मारो, फिर अपने बॉयफ्रेंड को मारो और फिर खुद को मार डालो। लिजी अब अपनी चाल चलती है, पर इससे पहले लिजी डायन को चाकू से मार पाती, डायन को दिख जाता है कि लिजी ने प्रोटेक्शन चार्म पहन रखा है और वो चटकारे की आवाज से लिजी को रोक देती है। वो डायन अब लिजी को मजबूर कर देती है अपना ही चेहरा काटने के लिए। लिजी अपना चेहरा काट देती है और फिर वो डायन लिजी का गला काटने वाली थी, पर तभी डेक्स्टर जाग जाता है और लिजी को एक शब्द बोलने के लिए बोलता है। वो शब्द होता है सुसु में और जैसे ही लिजी उसे बोलती है उसका चाकू उसकी गर्दन से दूर हो जाता है। डेक्स्टर अपने मंत्र पढ़कर लिजी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और वो डायन अपनी पूरी जान लगाना स्टार्ट कर देती है। लिजी बार बार सुसु में बोलती है और चाकू धीरे धीरे डायन की तरफ हो जाता है और एंड में लिजी डायन का गला काटकर उसे मार डालती है। सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है जहाँ पे कार्लो और मेटा डायन की लाश को अपने बगीचे में दफन कर देते हैं। इसके बाद उन लोगों के घर पे एक और भिखारन खाना मांगने के लिए आती है और लिजी भिखारन को खाना खिला देती है, पर वो लोग इस बार किसी भी अनजान आदमी को अपने घर में ऐसे ही घुसने नहीं देंगे और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अब अगली कहानी शुरू होती है जो सिर्फ 13-14 मिनट की है और उस कहानी का नाम है नथिंग बीट्स मीट।
दोस्तों ये कहानी बिल्कुल भी लंबी नहीं है और इस कहानी को मैं जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये कहानी ज़्यादा डरावनी भी नहीं है और साथ ही साथ ये कहानी ब्लैक एंड वाइट में है। तो कहानी शुरू होती है एक आदमी को दिखाते हुए जो अपनी बीमार बीवी के साथ एक गुफा में रहता है। उसकी बीवी का नाम है जेन, जिसे कच्चा मांस खाने की बीमारी है और जेन बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करती है। वो आदमी जेन को गुफा में रखकर उसका इलाज करने की कोशिश कर रहा है पर जेन की हालत में कोई भी सुधार नहीं है। जेन बिल्कुल भी सब्जियां नहीं खाती और मांस ना मिले तो वो भूखी मर जाएगी, पर अपनी बीवी को बचाने के लिए वो आदमी जेन को मांस देना बंद कर देता है। स्टोरी में आगे चलने पे हमें पता चलता है कि वो आदमी अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनकी एक बेटी भी है जो शहर में रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं पर जेन की हालत में कुछ भी सुधार नहीं आता और एक दिन जेन मांस न मिलने की वजह से बेहोश हो जाती है। जेन को अब होश नहीं आता और उसका पति रोने लगता है और इन द एंड जेन का पति उसे अपना ही खून पिलाकर जिंदा कर देता है और अपनी खूंखार बीवी को लेके वापस असली दुनिया में चले जाता है। पर जिस तरीके से एंड में जेन का पति चलता है उससे ये साफ हो जाता है कि उसे भी जेन की बीमारी लग गई है और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मेरे हिसाब से ये कहानी ज़ॉम्बी अपोकलिप्स की शुरुआत की थी और यहाँ से तीसरी कहानी शुरू होती है जिसका नाम है शिट हैपेंस। कहानी शुरू होती है एक नर्स को दिखाते हुए जो हॉस्पिटल की रिसेप्शन पे बैठी हुई थी। अब जैसे स्टोरी आगे चलती है नर्स को पता चलता है कि ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर्स घर चले गए हैं और हॉस्पिटल में ज़्यादा स्टाफ नहीं बचा है। अब तभी एक रूम से पेशेंट का बजर बजता है और नर्स जाती है उस पेशेंट को चेक करने के लिए जो होती है एक बूढ़ी औरत। नर्स उस औरत से पूछती है कि उसे क्या चाहिए और वो बूढ़ी औरत एक खाली कोने की तरफ इशारा करके बोलती है कि इसे यहाँ से ले जाओ। नर्स को कुछ भी समझ नहीं आता पर वो औरत नर्स का हाथ पकड़ लेती है और नर्स डर के वहाँ से चली जाती है। नर्स जाके अपनी कुर्सी पे सो जाती है पर थोड़ी देर बाद रूम नंबर 207 की पेशेंट व्हील चेयर पे नर्स के पास आ जाती है। वो पेशेंट भी एक बूढ़ी औरत होती है और नर्स को समझ नहीं आता कि वो औरत वहाँ पे कैसे पहुँच गई। नर्स अब उस औरत को वापस रूम नंबर 207 में ले जाती है और बड़ी मुश्किल से वो उसे वापस बेड पे लिटा देती है। नर्स उस औरत की टांगें सीधी करती है पर उस औरत का चेहरा बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। नर्स उस औरत की डरते हुए पल्सेस चेक करती है पर वो औरत अभी भी जिंदा थी। नर्स अब वापस चली जाती है पर अचानक ही अब सुबह हो चुकी थी। नर्स अब वापस घर जाने के लिए निकलती है पर अजीब बात तो ये थी कि हॉस्पिटल में कोई भी नहीं था। नर्स इस बात से डरने लगती है और वो वापस रूम नंबर 7 में जाकर चेक करती है पर वो औरत गायब हो गई थी। सारे पेशेंट अब नर्स को ही घूर रहे थे और अब ये बात साफ हो जाती है कि नर्स के पीछे कोई सुपर नेचुरल एंटिटी पड़ गई है। नर्स अब वापस जाके अपनी डेस्क पे बैठ जाती है पर अब उसके फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे और तभी रूम नंबर 207 से फिर से कोई बजर बजा देता है। नर्स वापस रूम नंबर 7 में जाती है जहाँ पे वो औरत अब वापस आ गई थी। नर्स को लगता है कि उसके दोस्त उससे मजाक कर रहे हैं पर कमरे में और कोई भी नहीं था। नर्स को बुढ़िया के हाथ में बजर दिखाई देता है और अब नर्स बुढ़िया को गुस्से में हिलाने लगती है और उसे फालतू तमाशा करने से मना करती है। नर्स वापस अपनी डेस्क पे जाती है और पर्स उठाकर हॉस्पिटल से भागती है पर अजीब बात तो ये थी कि सारे दरवाजे लॉक्ड थे। नर्स को फिर से 207 रूम का बजर सुनाई देता है और वो गुस्से में बुढ़िया के पास जाती है पर वो बुढ़िया अपने कमरे में नहीं थी। नर्स को बुढ़िया के बाथरूम से कुछ आवाज़ें आती है और जब वो चेक करने के लिए जाती है तो अचानक ही बुढ़िया नर्स पे हमला करके उस पे उल्टी कर देती है। बुढ़िया अचानक ही इसके बाद गायब हो जाती है और नर्स को बहुत ही ज़्यादा घिन आती है। वो बुढ़िया एक बार फिर से ही अचानक से नर्स पे अटैक कर देती है और अब नर्स भागती है पर वो बुढ़िया उसे पकड़कर उसके मुंह पर अपना गंदा डायपर मार देती है। इसके बाद नर्स बड़ी ही मुश्किल से बुढ़िया से बच के अपना मुंह धोती है पर जब वो बाथरूम से बाहर निकलती है तो वो बुढ़िया फिर से नर्स पे अटैक कर देती है। नर्स फिर से भागती है और वो जाके एक कमरे में छुप जाती है पर वहां पे भी वो ईविल बुढ़िया आ जाती है। नर्स छुप छुप कर उस बुढ़िया से बचने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं वॉल्टर को जो नर्स का बॉयफ्रेंड है। वॉल्टर हॉस्पिटल में नर्स को ढूंढता हुआ आया था और हम लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल में अभी भी रात हो रही है और इसका मतलब वो एंटिटी नर्स को एक दूसरे डायमेंशन में ले गई है।
अब वाल्टर एक दूसरे नर्स के साथ मिलकर अपनी गर्लफ्रेंड को पूरे हॉस्पिटल में ढूंढता है और एंड में वो दोनों जाते हैं एक बंद कमरे में। हम लोग देखते हैं कि ये बंद कमरा वही वाला कमरा है जहाँ पे दूसरी डायमेंशन में नर्स फंसी हुई है। अब दूसरी डायमेंशन में नर्स बुढ़िया से बच के भागती है और जैसे जैसे वो कमरे में सामान हिलाती है वैसे वैसे रियल वर्ल्ड में भी सामान अपने आप हिलता है। वाल्टर को रियल वर्ल्ड में नर्स की चीख भी सुनाई देती है और फिर वो लोग जाते हैं सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए और दूसरी तरफ दूसरी डायमेंशन में नर्स जहां भी जा रही थी वो बुढ़िया उसके पास आ जा रही थी। नर्स अब भागते भागते रूम नंबर 207 के हॉलवे में पहुंच जाती है और वहां पे वो बुढ़िया नर्स को पकड़ लेती है। वो बुढ़िया नर्स को रूम नंबर 207 में खींच कर ले जाती है, पर अजीब बात तो ये थी कि वाल्टर और बाकी लोगों को भी ये सब दिखाई दे रहा था रियल वर्ल्ड के सीसीटीवी कैमरा में। पर वो दूसरा नर्स वाल्टर को बताता है कि रूम नंबर 207 में कोई भी पेशेंट नहीं रह रहा। अब ये बात साफ हो जाती है कि वो बुढ़िया असल में असली है ही नहीं और वो एक सुपर नेचुरल एंटिटी है जिसने नर्स को अपना शिकार बना लिया है। वो बुढ़िया नर्स को बुरी तरीके से पीट डालती है और जब रियल वर्ल्ड में वाल्टर और बाकी लोग रूम नंबर 207 में पहुंचते हैं तो उन्हें मिलती है घायल नर्स। हमें पता चलता है कि नर्स अब कोमा में जा चुकी है और यहाँ से सीन कुछ दिन आगे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे नर्स को होश आता है और जब उससे डॉक्टर पूछता है कि वो कैसा फील कर रही है तो नर्स खाली कोने में इशारा करते हुए बोलती है कि इसे यहाँ से ले जाओ, इसे यहाँ से ले जाओ। और हम लोग समझ जाते हैं कि नर्स को वो बुढ़िया अभी भी दिखाई दे रही है और इसी के साथ कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब लास्ट कहानी शुरू होती है जिसका नाम है HM और ये कहानी प्रिंसेस नाम की एक लड़की के बारे में है। प्रिंसेस एक सिंगल मदर है और उसे कुकिंग का शौक है और उसे खाना बनाना नहीं आता। प्रिंसेस का बेटा है निको और ये दोनों लोग घर में फंसे हुए हैं कोरोना की वजह से। प्रिंसेस पे जॉब नहीं है और वो काफ़ी सारी जॉब्स के लिए अप्लाई करती है पर उसका मन सिर्फ कुकिंग का होता है। प्रिंसेस को कोई जॉब वाला भी हायर नहीं करता और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। प्रिंसेस एक दिन करी बनाती है पर वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। प्रिंसेस के दोस्त उसे घर वगैरह बेचने का आइडिया देते हैं पर वो सोचती है कुकिंग का एक बिजनेस स्टार्ट करने का। अपने सपने को पूरा करने के चक्कर में वो अपनी बेकार करी की फोटो और कांटेक्ट डिटेल्स को एक बड़े कुकिंग ग्रुप में डाल देती है। काफ़ी टाइम बीत जाता है पर उसे कोई भी लाइक, कमेंट या ऑर्डर नहीं आता। वो बार बार अपने पोस्ट को रिफ्रेश करती है जिससे ग्रुप की एडमिन प्रिंसेस को वार्निंग देती है कि वो उसे ग्रुप से निकाल देगी। प्रिंसेस को बाकी फेमस शेफ से जलन होने लगती है और उसे पता चलता है कि सब लोगों का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है। वो नेट पे सीक्रेट इंग्रेडिएंट के बारे में सर्च करती है और वो पहुंच जाती है एक रशियन वेबसाइट पे जहाँ पे उसे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट की रेसिपी मिलती है। बिना देर करे प्रिंसेस उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट को बना लेती है पर उस साइट पे वार्निंग थी कि उस इंग्रेडिएंट को हद से ज़्यादा यूज़ नहीं करना। अगले दिन प्रिंसेस फिर से करी बनाती है और सही मात्रा में उसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाती है। प्रिंसेस की करी निको को हद से ज़्यादा पसंद आती है और प्रिंसेस फैसला करती है पहले दिन फ्री करी बांटने का। प्रिंसेस करी जाके अपने पड़ोसियों को दे देती है और बहुत सारे लोगों को वो फ्री में करी देती है। शाम को निको और ज़्यादा करी मांगता है पर ना तो अब प्रिंसेस पे करी बची थी और ना ही पैसे और उसका बिजनेस ही अब उसकी आखिरी उम्मीद थी। अब अगली सुबह प्रिंसेस को एक कंपनी से ईमेल आता है और उसे पता चलता है कि उसे जॉब नहीं मिली और उसे इस बात से काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद प्रिंसेस के पास उसका पड़ोसी आता है और वो उससे और ज़्यादा करी मांगता है। प्रिंसेस खुश हो जाती है और उसे हर जगह से ऑर्डर आने लगते हैं। प्रिंसेस को यकीन ही नहीं हो रहा था कि लोगों को उसकी करी पसंद आ गई और अब उस पर बहुत सारा काम था। प्रिंसेस पूरा दिन करी बनाती है और करी में सही मात्रा में सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालती है। वो अपने बिजनेस का नाम रखती है प्रिंसेस डिलाइट और उसे अब हर रोज बहुत सारे ऑर्डर्स आने लगते हैं, इतने ज़्यादा कि उसे अब कुछ और काम करने का टाइम ही नहीं मिलता। प्रिंसेस को अब बड़े शेफ्स अपनी मीटिंग में बुलाते हैं और प्रिंसेस अमीर भी हो जाती है और देखते ही देखते उसके कस्टमर्स हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रिंसेस की हालत खराब होने लगती है और उसका बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब एक रात प्रिंसेस हिसाब से सीक्रेट इंग्रेडिएंट को करी में नहीं डालती क्योंकि अब उसे लगता है कि वो इस काम में माहिर हो गई है।
अब ऐसा करने के बाद अगले दिन नीको किचन में आता है और वो भूखों की तरह गरम कड़ी में चिपक जाता है। प्रिंसेस के होश उड़ जाते हैं क्योंकि नीको को सिर्फ सीक्रेट इंग्रेडिएंट वाली कड़ी पसंद आ रही थी। गरम कड़ी की वजह से नीको का मुंह भी जल जाता है और अब जब प्रिंसेस इंटरनेट पे उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट को सर्च करती है तो उसे कोई भी सर्च रिजल्ट नहीं मिलता, जिससे प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। अब हर दिन के साथ नीको की हालत बिगड़ने लगती है और एक दिन तो वो अपनी माँ पे ही हमला कर देता है क्योंकि प्रिंसेस के हाथ पे कड़ी लगी हुई थी। प्रिंसेस बचने के लिए नीको को सीक्रेट इंग्रेडिएंट की बोतल ही दे देती है, पर तभी बेल बजती है। घर के बाहर होता है प्रिंसेस का पड़ोसी जो गुस्से में घर में घुसता है और जाके कड़ी को भूखों की तरह खाने लगता है। नीको भी पड़ोसी के साथ खाने में लग जाता है, पर उन दोनों में कड़ी के पीछे लड़ाई हो जाती है और पड़ोसी नीको को धक्का देके गिरा देता है। प्रिंसेस अब एक चाकू उठा के पड़ोसी को घर से निकलने के लिए बोलती है, पर पड़ोसी प्रिंसेस पे ही हमला कर देता है, जिससे चाकू उसके पेट में घुस जाता है। चाकू घुसने के बाद भी वो पड़ोसी प्रिंसेस को मारता है और बचने के लिए प्रिंसेस 2 पेंसिल से पड़ोसी की आंखें फोड़ देती है और पड़ोसी मारा जाता है। प्रिंसेस अब नीको को अपने पास बुलाती है, पर नीको अब पड़ोसी की लाश को खाने लगता है क्योंकि उस पे करी लगी हुई थी। अब प्रिंसेस उठाती है सीक्रेट इंग्रेडिएंट की बोतल और वो नीको को लालच देके उसे अपने पास बुलाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। नीको को वो आराम से शांत कर देती है और कपड़े पैक करने लगती है, पर तभी घर के बाहर से शोर आने लगता है। प्रिंसेस जाके चेक करती है और उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके सारे कड़ी वाले कस्टमर ज़ॉम्बी की तरह उसके घर पे चिपके हुए थे और किसी भी वक्त घर में घुस सकते थे। प्रिंसेस तुरंत ही अपने बेटे को लेने जाती है जो फिर से करी खाने में लग गया था, और जब प्रिंसेस नीको को अपने पास बुलाती है तो वो अपनी माँ पे ही हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। अब उसी वक्त कस्टमर्स भी घर में घुस जाते हैं और जहाँ पे भी सीक्रेट इंग्रेडिएंट लगा हुआ था वो उस चीज़ को खाने लगते हैं, जिसमें बेचारी प्रिंसेस भी शामिल थी और इसी तरह प्रिंसेस मारी जाती है। कहानी के एंड में हमें एक ईमेल को दिखाते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि प्रिंसेस को जॉब के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन रैबिट मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करना, क्योंकि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।